नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री क्या वो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्या इस लोकसभा में पूरे 5 साल गठबंधन के दबाव को झेलते हुए सरकार चलाने की स्थिति में वो नहीं है, या फिर वैकल्पिक सरकार को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर जो मंथन चलने का माहौल है, क्या उसे सरकार बनाने का मौका देने से वंचित करना चाहते हैं? सत्ता में या तो हम ही रहेंगे या किसी को रहने नहीं देंगे, सीधे चुनाव में चले जाएंगे। इस हालात को न्योता देते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। कई सारी परिस्थितियों से यह बात साफ हो जाती है। कल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव अनाउंस हुए, लेकिन न तो यूपी बिहार के उपचुनाव अनाउंस हुए, न ही वायनाड की लोकसभा सीट का, जहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की तैयारी है, न तो वहां का उपचुनाव अनाउंस हुआ, और न ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अनाउंस हुए। चुनाव घोषित किए गए 2 राज्यों के, और इन सब से आगे बढ़कर पिछले 10 सालों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों को सुने तो क्या क्या नजर आता है। एक बात जो कॉमन थी तमाम बड़े भाजपा नेताओं में, कि अकेले बहुमत दीजिए। इस बार तो 400 पार का नारा लगा दिया गया, अकेले बहुमत की बात की गई, और गठबंधन सरकार को इस देश के विकास में बाधक बनने की बात तो ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, कई बार ऑन द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे। एक बार तो मैंने निजी तौर पर एक भाजपा नेता से मुलाकात के दरमियान पूछा भी कि गठबंधन सरकारों के आप इतने बड़े आलोचक हैं, तो क्या आप सार्वजनिक तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि 6 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार ने देश का कीमती वक्त जाया कर दिया और देश को बर्बाद कर दिया? इस पर वो भाजपा नेता, नाम नहीं लूंगा, चुप्पी साध गए थे। एक दलीय व्यवस्था के समर्थक मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो हावी है, और नरेंद्र मोदी का जो मिजाज गुजरात से दिल्ली तक राजधर्म की परिभाषा अकेले बहुमत की सरकार के बूते गढ़ने की रही है, क्या वो राजधर्म अब गठबंधन के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो नरेंद्र मोदी के ऊपर 2002 में ही थोप दिया गया था, क्या वो राजधर्म अब गठबंधन धर्म निभाने में विफल हो रहा है, या उस राजधर्म की सीख का नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर कोई असर नहीं हुआ? कारण क्या है और परिस्थितियां क्या है? तो परिस्थितियां सबसे बड़ी यही है कि तकरीबन 250 के करीब सांसद इंडिया गठबंधन के अंदर हैं या इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं। 234 सीटें तो वो जीत कर आए थे। 10, 12, 14 ऐसे सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ वैचारिक रूप से बाद में आकर के जुड़ते हुए या फिर मौजूदा एनडीए गठबंधन के विरोध में खड़े होने की वजह से इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक साथी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 250 के करीब की सदस्य संख्या इंडिया गठबंधन के सदस्यों की है। और जिस दिन नानी ने नानी याद करा दी, तो उस दिन पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा इस सरकार को। नानी यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे नानी कहते हैं, उसे नायडू और नीतीश, ना से नायडू और नी से नीतीश, यानी जिस दिन नानी ने नानी याद करा दी, उस दिन तो पानी मिलनी मुश्किल हो जाएगी इस सरकार को। इस बात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। इस बात को सत्ता का थिंक टैंक बखूबी जानता है। और जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यदि सरकार गिराने की हद तक चले गए, और खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में जब एकनाथ शिंदे के सांसद भी उद्धव ठाकरे कैंप का रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं, बंगाल के कुछ भाजपा सांसदों के बारे में अभी कुछ हफ्ते पहले खबर आ भी गई थी कि वो ममता बनर्जी के टच में है, और जिस तरह से बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा से इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थाम लिया था, उसी तरह से 5-6 सांसद बंगाल में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं जो लोकसभा से इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थाम ले। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की बजाय जैसे जैसे राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी इस साल के अंत तक जब कई मोर्चे पर यह सरकार विफल होती हुई दिखाई देगी, तो उस विफलता के लिए पहले से तैयारी करने की अपनी कोशिश, भले उसमें सफलता मिले ना मिले, नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू जरूर कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म क्या है, अगर इस बात को
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए तो बहुत चंद नेता होंगे जिनकी कुछ बातों से वो आपको अपने तर्क से सहमत कराते हुए देख सकते हैं। लेकिन अब बात यूसीसी से आगे बढ़ गई है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कम्युनल यूनिफॉर्म सिविल कोड है और अब इस देश को सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। पहली बात तो ये कि इस देश में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इस देश में सबको अपने धर्म की मान्यताओं को मानने की वैसे ही आजादी है जैसे अमेरिका जैसे क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री में और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप होती है। वही फॉर्मूला भारत में चलता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को जिस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा को और उनके द्वारा निर्मित संविधान को बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परिकल्पना को जिस रूप में इस देश की उस वक्त की प्रोविजनल पार्लियामेंट ने भारत के संविधान के रूप में स्वीकार किया और खुद को आत्मार्पित करने की बात कही, उस वक्त ही यह तय हो गया कि यह देश सेकुलर मिजाज का हजारों सालों पहले से भी था और आज भी है। और जब उस सेकुलर मिजाज उस धर्मनिरपेक्षता के साथ जब भारत ने चलना शुरू किया तो फिर यूनिफॉर्म और सेकुलर ये दोनों टर्म और सिविल कोड ये तीनों टर्म एक साथ नहीं हो सकते। अगर यूनिफॉर्म होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, और जब ये दोनों वर्ड होंगे तो फिर सिविल कोड नहीं हो सकता। क्योंकि सिविल और यूनिफॉर्म दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? यूनिफॉर्म और सेकुलर ये दोनों साथ कैसे हो सकते हैं? ये बड़ा ही विचित्र टर्म प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस्तेमाल किया, जो कम से कम व्यक्तिगत तौर पर जितना बहुत भी संविधान मैंने पढ़ा है, जितना बहुत भी अभी भी एक विद्यार्थी के रूप में भारत के संविधान और हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुरूप बनाए गए इस संविधान को, जो इतना लचीला है, जो तमाम तरह के संशोधनों को बिना मूल ढांचे में छेड़छाड़ किए उसे संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान करता है, उस संविधान में यूनिफॉर्म और सेकुलर का एक साथ आना मुझे विरोधाभासी ही लगा है। खैर, प्रधानमंत्री ने बात तो कह दी, जेपीसी भी बन गई। कहा गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में और इंडिया गठबंधन के संसद में यानी मजबूत विपक्ष की एक विशाल मौजूदगी के दबाव में इस देश की संसद में जेपीसी बनानी पड़ी। और जब जेपीसी बन गई, प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट करने की कोशिश लाल किले से की, सेकुलर सिविल कोड की। तो सेकुलर सिविल कोड की कोशिश पर क्या इस देश को मध्यावधि चुनाव की भट्टी में झोंकने की तैयारी है? क्या इस देश की मौजूदा 18वीं लोकसभा को 5 साल तक चलने के लिए नहीं बनाया है? जरूरी है क्या कि वही लोकसभा 5 साल चले जिस लोकसभा में किसी एक दल को 272 का आंकड़ा हासिल हो? मनमोहन सिंह ने 145 की सदस्य संख्या के बूते लोकसभा को 5 साल चलाया। दूसरे टर्म में 206 की सदस्य संख्या के बूते लोकसभा को 5 साल चलाया। नरसिम्हा राव ने 232 की सदस्य संख्या के बूते इस देश में लोकसभा को 5 साल चलाया। और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी करीब करीब 5 साल चला ही लिया, क्योंकि उनकी सरकार को खतरा नहीं था, समय के पहले उन्हें फील गुड और इंडिया साइनिंग का एहसास हो गया। अन्यथा 182 की संख्या के साथ उन्होंने भी करीब करीब 5 साल की अवधि पूरी करने में लगभग कामयाबी हासिल कर ही ली थी। लेकिन मौजूदा सत्ता को 272 का आंकड़ा अपने बूते चाहिए, और उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की कोशिशें हैं, जिस प्रकार से इन दोनों नेताओं का मिजाज है, इनकी विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खूंटे के साथ महाराष्ट्र के चुनाव के बाद बंधे रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और जब वो इनके साथ बंधे रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या इस देश में वैकल्पिक सरकार का रास्ता रोका जाएगा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, कल्चरल नेशनलिज्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, क्या उसके आश्रय और उसके सहारे इस देश को मध्यावधि चुनाव में झोंकने की कोशिश होगी? मौजूदा दौर में सत्ता की तैयारी यही ऐसी ही दिखती है, क्योंकि कई अग्नि परीक्षा एक साथ है। सबसे पहले हरियाणा की अग्नि परीक्षा है। जिस दिन यहां कांग्रेस की सरकार बन गई, करीब करीब तय मानिए कि शंभू बॉर्डर की स्थिति दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की होगी। 3 तरफ से किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इस देश में
विपक्ष की आर्थिक सेहत बेहद ताकतवर हो जाएगी, ये बात करीब करीब तय बताई जा रही है। झारखंड में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने बिसात बिछाई है, उस बिसात के बीच भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को पर लगते हुए दिखने के कोई चांस नहीं दिखते। और बात यदि इनके चंद हफ्तों के बाद यानी 2025 की शुरुआत में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को जब मुकाबला करना है तो बीजेपी को बखूबी पता है कि जैसे 7-0 के साथ पिछले 3 लोकसभा चुनाव से दिल्ली का मैंडेट आता रहा है बीजेपी के पक्ष में, वैसे ही विधानसभा का मैंडेट एक तरफा दिल्ली की बुनियादी जरूरतों के सहारे, शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल के सहारे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता रहा है। यहां भी सवाल नेता का है, बीजेपी नेता नहीं खड़ा कर पाई। बीजेपी ने किया क्या? बीजेपी ने कभी हर्षवर्धन तो कभी मनोज तिवारी, कभी किरण बेदी। आज दिल्ली में भाजपा नेता विहीन है, चेहरा विहीन है और कोई चेहरा नहीं दिखता जो अरविंद केजरीवाल के बरक्स खड़ा हो सके। यानी चुनौतियां बढ़ती जा रही है और इन चुनौतियों के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रोज रोज का दबाव, एकनाथ शिंदे के सांसदों के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पलायन की संभावना और बंगाल में बीजेपी के सांसदों के लोकसभा से कुछ सांसदों के इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने की जो एक चर्चाएं चल रही है, इन चर्चाओं ने मौजूदा मोदी सरकार को इस हालात में तो खड़ा कर दिया है कि इस लोकसभा में इस सरकार को 5 साल तक टिकाए रखना तो छोड़ दीजिए, 5 महीने तक टिकाए रखना मुश्किल होता जा रहा है, तो भला आगे कौन जाने क्या होगा। और एक बार यदि विपक्ष ने इसी लोकसभा में सरकार बना ली तो विपक्ष के ऊपर अपने द्वारा पेश किए गए गारंटी, जो राहुल गांधी ने गारंटी दी, जाति जनगणना की बात की, इन सब का इतना बड़ा दबाव है कि इसे पूरा करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 10-15 सालों की संभावनाएं क्षीण हो रही है। तो उससे बेहतर है कि मध्यावधि चुनाव में सीधे सीधे जाया जाए और वहां यदि जनता ने समर्थन दे दिया तो ठीक, और जनता ने विपक्ष में बिठा दिया तो तोहमत नरेंद्र मोदी पर आने की बजाय, तोहमत भारतीय जनता पार्टी की मध्यावधि चुनाव में तोहमत अमित शाह की चाणक्य नीति पर आने की बजाय बिल्कुल 2004 की तरह कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो बहुत अच्छी थी, एक ही गलती हुई कि समय से पहले चुनाव कराने की जो गलती की उसमें धोखा हो गया। ये कवायद ये सरकार कर सकती है कि चुनाव में हार और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जाने के बाद विपक्ष को रोकने की जो अंतिम कोशिश होती है, क्यों ना एक बार कर ली जाए। सदन के बहुमत का कौन जाने कि कब तक नीतीश कुमार ढोते रहेंगे, उनकी अपनी भी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, चंद्रबाबू नायडू की भी अपनी आकांक्षाएं हैं, शिंदे गुट के लोगों की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं और बंगाल के भाजपा से चुने गए कुछ सांसदों की भी अपनी सियासी मजबूरियां हैं। तो इन सियासी मजबूरियों के बीच यूसीसी, चुनावी हिंदुत्व और तमाम दूसरे मुद्दों के आसरे एक चांस लेने की कोशिश कि आखिर डूबते को तिनके का सहारा जैसी कोशिश कर लेने में जाता क्या है। सरकार तो वैसे भी जानी है, इस लोकसभा में वैसे भी जानी है, बस मध्यावधि चुनाव के मुद्दे पर 2-3 महीने तक कार्यवाहक सरकार की कार्यावधि और उसकी अवधि लंबी हो सकती है। बाकी जनता जनमत में जो करे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर की सियासत को देखते हुए यही लगता है कि जैसे बंगाल में एक बार अजय मुखर्जी के दौर में 70-71 के दौर में 5 या 6 महीने में ही बाद ही विधानसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करा लिए गए थे, क्या देश में भी आने वाले वक्त में मध्यावधि चुनाव की बुनियाद तैयार की जा रही है। और इस चुनाव के लिए ही एक पहला, इकलौता नहीं, याद रखिए, एक पहले मोहरे के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने लाया जा रहा है। देखते जाइए आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी और कौन कौन से मुद्दों को लेकर आगे आने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।